हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सभी बच्चे बढ़िया हो गए और आपका नीट का पेपर भी बच्चों एकदम बढ़िया तरीके से गया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नीट के पेपर का पूरा सॉल्यूशन है वो लेके आ चुके हैं। इसमें आपको पूरे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। इस वीडियो में बच्चों हम 1 से लेकर 60 तक यानी कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। पर बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं तो बेटा जो हमने आपको बैच में पढ़ाया था, अगर आप बैच के स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा बेटा उसी से आपका पूरा पेपर आया है। और नीट का पेपर तो बहुत ज्यादा सरल आया है, बहुत ज्यादा सिंपल आया है अगर कंपेयर करें जेडब्ल्यू से। तो बैच के बच्चों से आई थिंक पूरा पेपर है वो बन गया होगा। एक बार मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना कि आपका पेपर कैसा गया है। तो बच्चों बिना बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी, सीधा और लघु प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो बेटा जब सघन से विरल में जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर तीसरा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में गति का अनुपात होता है। इसका भी बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है। किसी वस्तु को कहां रखें ताकि पर्दे पर दुगने आकार का प्रतिबिंब है वो हमें प्राप्त हो सके। तो बेटा दुगने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से बच्चों कैसा हो जाता है, दूर मुड़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। छठवा है, जब एक प्रकाश किरण किसी लेंस में प्रमुख अक्ष के समांतर प्रवेश करती है तो वह गुजरती है। तो जब भी बेटा कोई किरण प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह हमारी फोकस से जाती है। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है 7वां, एक व्यक्ति अवतल दर्पण से अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखता है। यह तब संभव है जब उसका चेहरा बच्चों कहां पर हो, उसका चेहरा वक्रता केंद्र के पार हो, तब वह कैसा प्रतिबिंब देखता है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब देखता है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है ना, जिसको मैं जल्दी आपको इसका 100% सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। थोड़ा सा इसमें भी डाउट है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो प्रतिबिंब की बेटा जो ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आभासी छवि के लिए आवर्धन का मान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, धनात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, नेत्र का वह भाग जो देखने की संवेदना के लिए उत्तरदायी है वह हमारा रेटिना होता है। फिर 11वां है, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है बेटा नेत्र गोलक का लंबा होना। 11वें का सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है तो निकट दृष्टि दोष को बच्चों सुधारा जाता है हमारा अवतल लेंस से, बी इसका हो जाएगा। 13 है, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसे कहते हैं, उसे बेटा बाण विक्षेपण कहते हैं। 14वां है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण तारे अपने वास्तविक स्थान से ऊंचे प्रतीत होते हैं, तो 14 का हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखता है। देखो सबसे ऊपर जो रंग दिखता है बच्चों वैसे तो लाल रंग दिखता है, लेकिन अगर हम बैजानी हपी नाला के संदर्भ में कहें तो सबसे पहले जो रंग दिखता है वो कौन सा होता है, हमारा लाल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा लाल रंग होगा वैसे तो मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बैगनी होगा, क्योंकि बैजानी हपी नालापन शुरू करते हैं, बैजानी हपी नाला है ना, लेकिन वो नीचे से करते हैं। अगर ऊपर से बात की जाए बेटा तो ऊपर हमारा लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करता है, इस लेंस की शक्ति क्या होगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 डायोप्टर। 17वां है, यदि किसी व्यक्ति का न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है तो वह पीड़ित है, तो वह हमारा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। 17 का ये हो जाएगा। फिर यदि कोई चालक 2
एम्पियर की धारा को 30 सेकंड तक वहन करता है तो उसमें से कितना आवेश प्रवाहित होगा। देखो बेटा जेडबलई के पेपर में 2 एम्पियर की जगह पे सिर्फ 1 एम्पियर किया गया था तो इसका आंसर 120 आ रहा था, लेकिन इसमें 2 एम्पियर है तो इसका जो आंसर आएगा वो 60 कूलम आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई हमारी वाट है। 20वां क्वेश्चन है 12 वोल्ट की बैटरी से 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, इसमें प्रवाहित धारा होगी तो 3 एम्पियर होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया बेटा, जो नीट बैच वाले बच्चे होंगे उनसे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गए होंगे, क्योंकि आपको तो टफ क्वेश्चन कराए गए थे, इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपने वैसे भी कर लिए होंगे। फिर है यदि 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो हमेशा कम से कम होता है, तो सबसे कम प्रतिरोध से कैसा होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है, फिर है फ्यूज वायर किस प्रकार की सामग्री से बने होते हैं, तो बेटा इनका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है और इनका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है। तो 22 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। 23 कहां गया हमारा, जल्दी से आ जाए। ओके, 23 को देखते हैं फटाफट से। 23 में बोला गया है बच्चों किसी प्रतिरोधक में व्यय विद्युत शक्ति का सूत्र होगा, तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। 24 की बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, तो विद्युत चुंबकीय किरण बेटा बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा का उत्पादन करना, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। फिर 25 किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार लूप के रूप में होती हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 है किसी धारावाही चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो धारावाही चालक के चारों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बेटा वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, प्रवाहित धारा की मात्रा पर भी करती है। तो फिलहाल इसका बी और सी दोनों आंसर होगा, लेकिन इसमें मैं सी ऑप्शन को टिक कर देता हूं। ठीक है, प्रवाहित धारा की मात्रा पर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों इन लोगों ने गलत कर दिया है, क्योंकि चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है और प्रवाहित धारा की मात्रा पर भी करती है ना, तो इसका बी और सी दोनों होना चाहिए था, फिलहाल इन्होंने ऐसा आंसर नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या होती है, तो बेटा ये धारा की दिशा को बदलता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 28 किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा पर ही निर्भर करती है, इसका जो आंसर होगा 28 का वो हो जाएगा बच्चों हमारा सी ऑप्शन। फिर है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया गया, कुल ऊर्जा खपत होगी तो 1 kWh होगी, है ना, 1 kWh इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां है यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा, इसका जो बेटा प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब केमिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, फिजिक्स तो हमारी सॉल्व हो चुकी है, केमिस्ट्री के भी आंसर आपको बता देते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बेटा बहुत ही सिंपल आई थी। पहला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक, 31 क्वेश्चन है 31 नंबर वाला, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण विलयन कहलाता है, सी हो जाएगा। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है तो इसका 111 हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 40 + 71 यानी कि 111। ठीक है, तापमान का मात्रक बेटा केल्विन होता है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो सोडियम का है 281, इसका डी हो जाएगा 34 का। फिर यदि जेड तत्व का जेड बराबर 3 यानी कि परमाणु संख्या 3 है तब तत्व की संयोजकता, तो 3 जो परमाणु तत्व वाला तत्व है वो हमारा लिथियम है और लिथियम की संयोजकता 1 होती है क्योंकि इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 35 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 के बाद अब चलते हैं 36 पर। ओके, तो क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह है तो इसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन है, 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध सोना कितना होता है, तो शुद्ध सोना बेटा 24 कैरेट होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। एथेन में सहसंयोजक आबंध कितने हैं, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएंगे 7। और ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये आपका जेडबलई में भी आया था और सेम नीट में भी आया था, इसलिए मैंने बताया था कि जो जेडबलई के बच्चे हैं वो नीट के पेपर को जरूर पढ़ के जाना, अरे सॉरी नीट के बच्चे जेडबलई के पेपर को पढ़ के जाना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा MgO होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा 39 का ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर।
तो पदार्थ के 3 रूप होते हैं। देखो कितने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ठोस, द्रव और गैस, बी ऑप्शन हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मिट्टी क्या है बच्चों, मिट्टी एक मिश्रण है। एक क्लास 9th का बिल्कुल बेसिक सा सिलेबस दे दिया है। एरोसोल का उदाहरण क्या है बेटा, वो एरोसोल एक कोलाइड होता है, और कोलाइड इसमें से क्या है, बादल एक कोलाइड है ना। 43 का ये हो जाएगा। स्वर्ण का प्रतीक क्या होता है, गोल्ड का प्रतीक एयू होता है, एयू फॉर सोना, तो डी हो जाएगा 44 का। 45 क्वेश्चन को देखते हैं। 45, अच्छा हाँ ओके। फिर है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारी द्विपरमाणुक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है फ्लोरीन, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। समभारक है, तो बेटा कैल्शियम और आर्गन हमारे समभारक हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रक्यूरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो बेटा परमाणु केंद्रक के लिए है। पीतल क्या है बेटा, पीतल हमारा जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूटन की खोज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे चैडविक। फिर कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब कि वो क्षार है, सॉरी वो क्या है, अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 2 होगा क्योंकि 7 से कम होता है। फिर इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना था, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी में एकदम संतुलित है। क्षारक जो कहलाते हैं, जो बच्चों जल में घुलनशील होते हैं, 54 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और अब 55 देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैसें हैं, तो हीलियम हमारी उत्कृष्ट गैस है, सी ऑप्शन हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। 57 है, तत्व जो कमरे के ताप पर दब है, इसको इतनी बार पढ़ाया, पारा तथा ब्रोमीन है। नाइट्राइड आयन है, तो बेटा N3- ये हमारे नाइट्राइड आयन होते हैं। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, नैनोमीटर में नापा जाता है, तो NM हो जाएगा, बी ऑप्शन। और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चूर्ण है, तो ये सफेद कलर का एक चूर्ण होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी पूरी केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन और फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन मिला के बच्चों हमने सॉल्व कर लिए हैं। एकदम 100% क्वेश्चन के आंसर सही हैं। जिस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा डाउट है वो बताया है, वो भी मैं कमेंट सेक्शन में एकदम क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से बेटा हमने 1 से 60 तक आपको पूरा सॉल्यूशन है वो बता दिया है। आपको हमें जरूर बताना है कि आपके कितने नंबर हैं वो आ रहे हैं, और ये भी बताना बेटा जो बैच के बच्चे हैं उनको ये जरूर बताना है कि क्या हमने जो बैच में पढ़ाया है उसी से पूरा पेपर आपका आया है और आपका पेपर कैसा गया। तो इस वीडियो में बच्चों फिलहाल इतना ही। बायो के जो आंसर्स हैं वो आपको दीक्षा मैम बताएंगी, तो उनका वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।